इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मौसम के मिजाज तो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सूरज पूरी आबोताब से चमकता है और शहरियों पर खूब सितम ढा रहा है और हब्स की कैफियत ने सांस लेना भी मुहाल कर रखा है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से भी अभी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, बल्कि आने वाले मजीद चंद रोज मुसलसल गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई कर दी गई है। दूसरी जानिब कोरोना वायरस की सूरत हाल की बात करें तो कोरोना वायरस दम तोड़ता जा रहा है। दिन ब दिन केसेस की तादाद भी कम होती जा रही है। इसी सूरत हाल के मद्देनजर 15 सितंबर से तालीमी इदारे मरहलावार खुलने जा रहे हैं, लेकिन इदारों की जानिब से तैयारी क्या की जा रही है, प्लान क्या तैयार किया जाएगा, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में डिटेल बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, शहरियों के मसाइल की बात करें और बात करेंगे जी गदागरों की। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए लाहौर समेत सूबे भर से 300 भिखारी बच्चों को तहवील में ले लिया है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अवैस वर्क की रिपोर्ट में। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का पंजाब में ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन। लाहौर समेत सूबा भर से 300 पेशावर भिखारी बच्चों को तहवील में ले लिया। क्रैकडाउन के दौरान लाहौर से 50 जबकि दीगर शहरों से 250 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। लाहौर में मुस्लिम टाउन मोड़, कलमा चौक, माल रोड, डिफेंस, गुलबर्ग, जोहर टाउन और दीगर इलाकों में ऑपरेशन किया गया। इसी तरह पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के तमाम जिला दफातर ने ऑपरेशन किया। ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद ने बताया कि ऑपरेशन में चाइल्ड प्रोटेक्शन, पुलिस और सोशल वेलफेयर की मुश्तरका टीमों ने हिस्सा लिया। बच्चों से भीख मंगवाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। लाहौर में भिखारी बच्चों के हवाले से ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ पंजाब में, लाहौर में हमें गैंग जो है मिला है, उसको हमने पकड़ा कि हमारी टीम जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन करी थी तो देखा गया कि कुछ लोग थे माफिया कि वो बच्चों को डिफरेंट लोकेशंस पे प्लेस कर रहे थे। 49 to 50 चाइल्ड बेगर्स को अभी अपने साथ पकड़ा गया है, तहवील में लिया गया है और ब्यूरो शिफ्ट करवाया गया है। अब हम सिर्फ इनको जो है अपने पास रखेंगे नहीं, सिर्फ रिहेबिलिटेशन भी नहीं होगी, लेकिन इन पे हम FIR भी करवा रहे हैं पुलिस के साथ मिलके। DSP असद मुजफ्फर ने कहा कि अवाम भिखारी माफिया की हौसला शिकनी करें। बहुत एक्टिवली चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ पुलिस काम कर रही है और अगर इसी तरह चलता रहा तो इंशाल्लाह स्ट्रीट्स से हम बैगर का बिल्कुल, इसमें जो स्पेशली बच्चे हैं वो बिल्कुल ख़त्म होंगे और जो बच्चों की एज के मुताबिक जो उन्हें काम करना चाहिए वो डेफिनेटली इनके ताउन से वो बच्चे करेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हुकाम ने मजीद कहा कि भिखारी बच्चों बारे शहरी फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1121 पर इतला दें। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से भिखारी बच्चों के खिलाफ क्रैकडाउन एक अच्छा कदम है। ताहम जरूरत इस अमर की है कि शहर की सड़कों और चौराहों पर खड़े भिखारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयों का तसलसल बरकरार रखा जाए। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ अवैस वर्क, लाहौर न्यूज। आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं नौ तायनात IG पंजाब साहब कहते हैं कि सरकार के रिट में खलल डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। CCPO लाहौर अच्छा काम करेंगे तो वो मेरे साथ रहेंगे। मजीद क्या कहते हैं, रिपोर्ट में देखते हैं। पंजाब पुलिस के नए कमांडर इनाम गनी सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचे तो एडिशनल IG, DIG और दीगर आला अफसरान ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने IG को सलामी पेश की। पंजाब पुलिस की कमान संभालने के बाद IG इनाम गनी ने पुलिस अफसरान से मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शुएब दस्तगीर ने पंजाब भर में बड़ी अच्छी टीम बनाई है। IG ने कहा कि रियासत की रिट को कायम करना तरजीहात में शामिल है। खलल डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मेरी प्रायोरिटीज में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रिट ऑफ द स्टेट को एस्टैब्लिश करना है कि हमने जो सरकार है, जो स्टेट है हमारी, उसके रेट को हमने हर सूरत इस्टेब्लिश करना है और उसमें जहाँ कहीं पर भी कोई अगर उसमें कहीं खलल डालता है तो उसके साथ बहुत सख्ती से इंशाल्लाह निपटा जाएगा। जो हमारे फील्ड अफसरान हैं उनके साथ हम हर सूरत हर जगह इसमें खड़े होंगे जहां पर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेट ऑफ द स्टेट की बात आएगी। सरबराह पंजाब पुलिस ने मजीद कहा कि पुलिस पर अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए इकदामात करेंगे। उन्होंने कहा कि CCPO लाहौर मेरे मातहत हैं, मुझे किसी अफसर से कोई मसला नहीं। IG ने कहा कि तारिक मसूद यासीन मेरे बैचमेट हैं, अगर वो मुझसे मुतमईन नहीं तो ये उनका हक है। प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर पंजाब के नीचे पंजाब के तमाम पुलिस एस्टैब्लिशमेंट्स आते हैं। ये पुलिस ऑर्डर यही कहता है
और हम उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी पे चल रहे हैं और उसी पे चलते रहेंगे। सो CCPO लाहौर उसी तरीके से मेरा मातहत है जैसे RPO शेखुपुरा है या RPO मुल्तान है। अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे जो CCPO लाहौर की ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, तो ना मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कंफर्टेबल नहीं होगी। नए IG इनाम गनी ओहदा संभालने से पहले शुएब दस्तगीर के घर गए और उनसे मुलाकात की। ताहम साबिक IG इनाम गनी को चेन ऑफ कमांड देने सेंट्रल पुलिस ऑफिस नहीं पहुंचे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ उमर जावेद, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, नौतैनात IG साहब के अज़ाइम आपने जाने हैं कि किस तरह से उन्होंने अज़्म का इजहार किया है कि हम तमाम लाहौर को, पंजाब को, सूबे को जराइम पेशा नासिर से बिल्कुल पाक कर देंगे। अल्लाह करे से आने वाले वक्त में ऐसा ही और हमारी ज़िंदगियाँ महफूज होकर रह जाएं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज है जी सितंबर की 10 तारीख, सिर्फ 4 रोज़ रह गए हैं, उसके बाद होगा तालीमी इदारों में बाकायदा तालीम का आगाज़। इससे पहले तालीमी इदारों की जानिब से कोरोना के SOPs पर अमल दरामद कराने के हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं, कितना मुमकिन हो पाएगा बच्चों को समझाना और ख़ास तौर पर कोरोना से बचाव के SOPs पर अमल दरामद करवाना। जबकि दूसरी जानिब कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की जानिब से मुसलसल केसेस पर निगाह रखी गई है कि किस तादाद में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। स्मार्ट सैम्पलिंग का सिलसिला भी जारी है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ स्कूलों में जब स्कूल खुल जाएंगे, तालीमी इदारे खुल जाएंगे, तो उनमें 986 हाई रिस्क तालीमी इदारों में स्मार्ट सैम्पलिंग का आगाज़ होगा और कहा जा रहा है कि हर 15 रोज़ के बाद स्मार्ट सैम्पलिंग की जाएगी ताकि मालूम हो सके कि किसी तालीमी इदारे में कितने कोरोना के पॉजिटिव मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर ज़्यादा होंगे तो उस तालीमी इदारे को बंद भी किया जा सकता है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महमूद शौकत साहब, हैं चेयरमैन हैं आप कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। राना अता मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं आप पंजाब एसोसिएशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और इसके साथ साथ प्रिंसिपल हैं आप गवर्नमेंट APS स्कूल के। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें बताइए कि स्मार्ट सैम्पलिंग का सिलसिला जारी है, अभी जो लेटेस्ट आपने सैम्पलिंग की है उसकी रिपोर्ट्स क्या बता रही जी? पॉजिटिविटी रेट तो तकरीबन हमारा वैसे ही चल रहा है, वो लेस देन 0.2% चल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड रेट। और उसकी हमारी फिर जो प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़, जिसको हम R0 कहते हैं, वो भी 1 से नीचे ही चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि डिजीज़ के इन स्टेटिस्टिक्स की बुनियाद पर अभी बढ़ने के कोई शवाहिद नहीं है। लेकिन जैसे मैं बारहा कहता हूँ कि 12 करोड़ की आबादी में जितने टेस्ट हम करते हैं वो एक सैंपल के तौर पे तो लिए जा सकते हैं, लेकिन वो रियल पिक्चर आपको नहीं दे सकते। रियल पिक्चर ये है कि ट्रेंड हमें लगता है कि बेहतरी की जानिब जा रहा है। सीरियस मरीज़ ना होने के बराबर हैं, सिर्फ पुराने जो मरीज़ कुछ थे वो सीरियस हालत में आए, लेकिन नई जितनी इन्फेक्शन आ रही हैं उनमें सीरियस मरीज़ नहीं है। अस्पतालों में एडमिशन बिल्कुल ना होने के बराबर है। पंजाब में तो 60 और 80 के दरमियान पर डे केसेस आ रहे हैं। तो ये सारे शवाहिद तो अच्छे हैं, लेकिन जो आपका एक ओवरऑल तजुर्बा है कोरोना के बारे में सारी दुनिया से, वो ये है कि बड़ी अनप्रेडिक्टेबल बीमारी है। वो ये है कि इसके फैलने के इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं और रहेंगे। साथ ही ये भी बड़ी पक्की बात है कि हम क्या तमाम उम्र के लिए अपने स्कूलों को, कॉलेजों को, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बंद तो नहीं कर सकते। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क है जो बहुत कोशिश के बाद, बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया गया कि अब तक हम लोगों को काफ़ी हद तक सेंसिटाइज कर चुके हैं। और क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है और कॉलेजेस जहाँ पर असातिज़ा भी पढ़े लिखे हैं, उनकी एक्सेस भी है लिटरेचर को, उनका एक कम्युनिकेशन का निज़ाम भी है, और उनको हम हेल्थ फैसिलिटी से लिंक भी कर दिया हमने कि आपने फौरी तौर पर कहाँ बताना है, क्या करना है, क्या सूरत हाल है। तो इसलिए ये कैलकुलेटेड रिस्क है जिसको लिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही प्रिकॉशंस भी ऐड कर दी गई हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो फिर सेकंड लाइन क्या होगी। दूसरी बात, इसको यकदम नहीं खोला जा रहा, मरहलावार खोला जा रहा है, ताकि हमें ये इसके जो नताइज हैं उनको देख के उनके ऊपर गौर करने का भी मौका मिले और हम किसी ऐसी सूरत हाल से यकदम ना मुतासिर हों जिसमें हम कुछ करने के काबिल न रहें। ठीक है, हमें राना अता साहब ये बताइए कि स्कूल्स की जानिब से क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं स्कूल खुलने के हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रिंसिपल हूँ APS में। हमने अपने इदारे की मैं बात करूँ, या मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ पंजाब एसोसिएशन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। मेरी कम्युनिटी 17, 18, 19, 20, 21 से रिलेट करती है। अदारों के हम प्रिंसिपल्स हैं, DOCOs हैं। जो तैयारियां के हद तक बात है, हमने जो है स्कूल को पहले
डिसइंफेक्ट करवाया है। ठीक। उसको कैरोलिन की वो जो बड़ी गाड़ी होती है, ये जो फायर ब्रिगेड टाइप जो होती है, उससे इस पूरे अदारे को डिसइंफेक्ट कराया है। फिर हर टीचर को बुलाया, हर टीचर ने अपना कमरा अपनी तबीयत के मुताबिक उसको किया है, वो डेटोल से सैनिटाइज़र से करके लॉक कर दिया, बंद कर दिया। और इसी तरह से सारा फर्नीचर्स वगैरह उन्होंने करवाया है। और ये चीज़ जो है हम इंश्योर कर रहे हैं कि हर क्लास के अंदर जो है वो स्प्रे हो, डेटोल वाला सैनिटाइज़र हो। और ये कुछ जो है हम मास्क भी अपने पास रख रहे हैं, प्रिंसिपल के पास होंगे, हर क्लास में होंगे, क्योंकि अभी 9th और 10th आ रही है और वो भी हाफ आ रही है। तो जो बच्चा घर से आएगा स्कूल के अंदर, उसको हम अगर उसका मास्क रास्ते में गिर गया है, किसी ने छीन लिया है, बच्चे आपस में छोटे होते हैं, छीन लेते हैं, शरारतें करते हैं, तो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। ये स्कूल के अंदर की बात। स्कूल से बाहर तो वालिदैन की ड्यूटी है। वालिदा को बच्चा बहुत प्यारा है, तालीम कहीं पीछे है, बच्चा प्यारा है, उसकी जान प्यारी है। एपीएस क्यों बना? मेमोरियल है मेरा स्कूल, है तो गवर्नमेंट हाई स्कूल, इसको गवर्नमेंट शोहदा एपीएस मेमोरियल कहा। वो जो पेशावर में बच्चे शहीद हुए थे, उनके वालिदैन आज तक कह रहे हैं कि उस दिन बच्चा हमारा ना जाता, उस दिन तालीम ना हासिल करता। वैसे भी अगर जिंदगी में तालीम हासिल ना करता तो क्या, बच्चा तो जिंदा रहता। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए, उसी तरह का एपिडेमिक का भी उनको है कि बच्चे को है और बच्चों को बचाना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि ये 986 हाई रिस्क तालीमी इदारों के बारे में जिक्र आ रहा है, सेक्रेटरी साहब ने भी बताया है कि यहाँ पर स्मार्ट सैम्पलिंग, ये हाई रिस्क कैसे करार दिया जा रहा है? कौन सी बिल्डिंग्स हाई रिस्क होंगी? बिल्डिंग हाई रिस्क नहीं होती, हाई रिस्क होती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेट है। एक क्लासरूम छोटा है, उसमें 40 बच्चे हैं, तो वो हाई रिस्क हो जाए। छोटे छोटे घरों में, जो छोटे छोटे घरों में स्कूल बने हुए हैं, जहाँ पर नंबर्स का ध्यान नहीं है, स्पेस कम है, बच्चे ज्यादा दाखिल कर लिए, टीचर्स कम है, वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ रिस्क कैलकुलेशन जो है वो इन अवामिल पे है कि वहाँ पर क्या सहूलतें, हमारी असेसमेंट क्या है कि क्या वो इस सिचुएशन को जो हम उन्हें बता रहे हैं पूरी तरह इस पे अमल करेंगे या उसमें गैप्स आएंगे। तो जहाँ पर गैप्स आने का इम्कान ज्यादा है वो हमारे हाई रिस्क टारगेट्स। मसलन अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अब लाहौर के चंद बड़े स्कूल हैं, एचएसएन कॉलेज के कमरों में 32 या 30 बच्चों से ज़्यादा कोई नहीं होता। पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, बड़े बड़े कमरे हैं, उनके पास बहुत ओपन स्पेसेस हैं। इसी तरह वहाँ जो बच्चे आते हैं उनके माँ बाप सेंसिटाइज्ड हैं, उनकी एक्सेस है। वो पिछले 7-8 महीने 6 महीने में असल काम जो है वो ये है कि इन लोगों को सेंसिटाइज कर दिया गया है कि ये एक थ्रेट है। उसमें भी हम पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि यहाँ पर बदकिस्मती से एक अमूमी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता, लेकिन अमूमी तौर पे हमको बहुत तालीम याफ्ता मुआशरा नहीं है। तालीम याफ्ता लोग अंदर हैं जिन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन तालीम याफ्ता मुआशरा वो होता है जो हक़ाइक़ के मुताबिक अपने आप को ढाल ले। तो बदकिस्मती से वो हम अभी तक नहीं हासिल कर सके। और यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं। हमें लोग पूछते थे कि डॉक्टर साहब ये क्या है, कोरोना तो है ही कुछ नहीं, अभी तक डॉक्टर साहब अभी तक पूछ रहे हैं। और वो कहते हैं आप छुपा रहे हैं। मुझे कल एक शख्स ने कहा कि आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, केस तो बहुत हो रहे हैं। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि आपके करीब किसी को हुआ? उन्होंने कहा नहीं आपको नहीं हुआ। तो मैंने कहा पहले हुआ था? हाँ जी पहले तो बहुत हुआ था। तो मैंने कहा फिर आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि हम केसेस छुपा रहे हैं? ठीक। तो ये अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव चीजें हैं। तो हम एज ए मुआशरा हाई रिस्क हैं। उसमें फिर सब सेगमेंट्स हैं। कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो बेहतर कारकर्दगी की बुनियाद पर बेहतर हो सकेंगे। कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां पर अब एक बच्चा उस मोहल्ले से आ रहा है, उस छोटे से स्कूल में जिस मोहल्ले में लोग यकीन ही नहीं रखते, वहाँ मौलवी साहब भी मस्जिद में कहते हैं कि कोरोना शोरोना कुछ नहीं है, लाइनें बना लो, तो वो बच्चा कैसे मानेगा और कैसे अमल करेगा? और वहाँ टीचर भी उसी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से होंगे। तो इसलिए वो हाई रिस्क है हमारे लिए। हमारी रिस्क की कैटेगराइजेशन यहाँ मुख्तलिफ नौइयत की। ठीक है राना ताज साहब, हमें सर ये बताइए कि जब बच्चों को बुलाया जाएगा, उनको कैटेगराइज कर लिया गया है, प्लान तैयार हो गया है कि हफ्ते में कितने दिन बच्चे स्कूल आएंगे और किस तरह से इनकी डिवीजन की जाएगी? देखिए जी, सो सिंपल, जो गवर्नमेंट ने एसओपीज दिए हैं हमने उनको इम्प्लीमेंट करना है जी। हमें कहा गया कि एक क्लास को 50% क्लास को एक दिन बुला लें, अगली जो 50% अगला जो नस्फ है उसको उससे अगले दिन बुलाएं। पहले वाले नस्फ को छुट्टी है, हर बच्चा एक दिन आएंगे, एक दिन नहीं आएंगे, एक दिन फिर एक दिन आएंगे, वही जो क्लास है अगले दिन आएगी, जो दूसरे दिन वाली थी वो उससे अगले दिन वाली। 6 दिन हैं, 6 दिन में 3 दिन बच्चा स्कूल आएगा।
ठीक है, यानी 3 दिन छुट्टी होगी, 3 दिन बच्चे जो हैं हाँ स्कूल में एक बार। और दूसरी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं HSN की मिसालें दे रहे हैं, हम ये एलीट की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रीट की बात कर रहे हैं। स्ट्रीट में क्या है, वहाँ थाउजेंड्स में फीसें हैं, हमारे पास 20 रुपए फीस है। हमारे पास बच्चा है रिक्शे वाले का, दिहाड़ीदार का, किसका बच्चा है तंदूर वाले का। मॉडल टाउन मेरा दायरा है, मॉडल टाउन का एक बच्चा भी मेरे पास नहीं है मॉडल टाउनियों का। मेरे पास उनके घर जो काम करते हैं उनके बच्चे हैं, सलाम्स एरिया के हैं, साथ जो लोकेलिटीज हैं पुर लोकेलिटीज, तो सर वो बच्चे हैं। अब वो बच्चे जब आएंगे हमारे पास, तो जिस तरह भी कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपनी जगह पे है, ये जो कॉन्सेप्ट है मस्जिद में कि कोरोना नहीं है, और ये भी कॉन्सेप्ट है कि ऐसे ही बंदा मार के पैसे ले रही है गवर्नमेंट, और वो भी मुख्तारे वाला भी कॉन्सेप्ट है कि है, ये अलग बात है। एक जो बच्चा हमारे पास आ रहा है, हमने तो देखें उसको सलाम्स एरिया का है, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। हमारे पास स्ट्रेंथ अगर एक 80 क्लास की स्ट्रेंथ है, 40 बच्चे को ठीक है सर, इस पे 12 बाई 14 के बच्चे में हम कमरे में कैसे अभी हमें ज्वाइन किया जी राजा यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर हैं आप हायर एजुकेशन के। सर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। राजा साहब, आखिर 15 सितंबर से तालीमी इदारे खुलने जा रहे हैं, तैयारी भी मुकम्मल हो गई है, SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना कितना मुश्किल कितना आसान? देखिए जी, इसमें बेसिकली अगर आप कहें कि जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करवाया जाए तो बहुत मुश्किल। अगर लोग अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर लें और जो कुछ मैक्सिमम कर सकते हैं वो करें तो आसान हो जाएगा। बगैर अवाम के तावन के और बगैर स्टेक होल्डर्स के तावन के तो ये मुमकिन नहीं है। और ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है अवाम को भी और स्कूल ओनर्स को भी कि ये उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट में है SOPs। ये SOPs कतन उनको तंग करने के लिए नहीं बनाए गए। राजा बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि लोग समझ जाएं तो मेरा ख्याल है आधी मुश्किलात तो वैसे ही आसान हो जाएंगी, लेकिन हमने जो भी कोरोना का टेन्योर गुजरा है हमने देखा कि लोग नहीं समझ पा रहे। अभी तक इतनी अमवात होगी, पूरी दुनिया इतनी मुश्किल में है, हम पे तो खास करम रहा अल्लाह ताला का, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं मान रहे। SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। इंटरनेशनल फिनोमेना है कि लोगों को, अगर पाकिस्तान में तो आप फिर भी कहते हैं कि लिटरेसी कम है या लोगों की सोच जरा डिफरेंट है, लेकिन मैं इत्तेफाक से जब ये कोरोना का पेंडेमिक शुरू हुआ तो अमेरिका में स्टैंडर्ड था, तो वहां पे भी लोग जो है वो नहीं घर बैठने को तैयार थे और लोग नहीं मान रहे थे। तो ये एक अनफॉर्चुनेटली एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है। लेकिन जितना फिर मैक्सिमम हो सकता है वो आप करवाएं तो कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाती है। तो सर ये बताइएगा कि कोई मॉनिटरिंग कौन करेगा? देखा जाएगा बाकायदा तौर पर कि किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, नहीं होगा तो क्या होगा? ये पूछेंगे कि एक स्कूल को हर वक्त मॉनिटर किया जाए तो ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है एक डिपार्टमेंट के पास भी लिमिटेड स्ट्रेंथ है और बहुत सारे कामों में वो बिजी होते हैं। और ये एक रैंडम चेकिंग का मैकेनिज्म हम बना रहे हैं कि मुख्तलिफ जगह पे रैंडमली यानी कि छापे मारे जाए, चेक किया जाए कि वो फॉलो कर रहे हैं SOPs और नहीं कर रहे तो फिर उनको तंबीह की जाए और बल्कि पहले तो रिक्वेस्ट की जाए कि काइंडली करें इसको। और सबसे जो अहम चीज है जो समझनी जरूरी है स्कूल ओनर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी कि अगर खुदा ना खास्ता ये दोबारा वबा फैली तो ये दोबारा बंद हो सकते हैं और वो हमारे हाथ में नहीं रहेगी फिर बात स्कूल एजुकेशन या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के। तो ये उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट में होगा कि वो खुद चीजों का ख्याल रखे ताकि वबा फैले ना। इसकी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। ठीक राजा, अवेयरनेस कैंपेन का कोई प्लान? जी बिल्कुल, डेफिनेटली प्लान है हमने, बल्कि ऑलरेडी उन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। प्राइवेट स्कूल्स के साथ भी शेयर हो चुके हैं, जो उनके पैम्फलेट्स हैं उनको कैसे लगाना है, बच्चों को एजुकेट कैसे करना है, ये तमाम लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक सर, ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटीज में हमारे हायर एजुकेशन के जो इदारे हैं वहां पर भी स्मार्ट सैम्पलिंग कराई जाएगी? जी बिल्कुल, वहां पे भी करवाई जाएगी और उसके अलावा हम अज्यूम कर रहे हैं, बल्कि हमें यकीन है कि यूनिवर्सिटीज में एक तो स्टूडेंट्स भी ज्यादा मैच्योर होते हैं और इवन जो असातिज़ा हैं वो भी उनका एक डिफरेंट लेवल होता है। डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे, सारे PhD की भी होती है लोगों ने, तो वहाँ पे एक अवेयरनेस का लेवल डिफरेंट होगा और है मेरा ख्याल है, तो वहाँ पे कंपैरेटिवली हमें कम प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। सर हॉस्टल्स का क्या बनेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? उसका बड़ा एक सोल्यूशन है, जैसे कि इंग्लैंड में किया जा रहा है कि आप एक बबल क्रिएट कर देते हैं, उन लोगों को टेस्ट करने के बाद अपने आइसोलेट कर देते हैं दूसरे लोगों से मिलने से। तो ये हम कर सकते हैं और ये हमने सजेस्ट किया वाइस चांसलर्स को, स्पेशली दूर दराज इलाकों से जो बच्चे आ जाएंगे एक दफा, उनको आप रोक भी नहीं सकते, उनको आना जरूरी है।
एक थोड़ा ये कर रहे हैं कि जिनको मजबूरी नहीं है वो ना आए हॉस्टल्स में, सिर्फ वो लोग आए जिनको मजबूरी है, और जब वो आ जाए तो फिर वो वहीं पे रहेंगे। एक दफा उनका टेस्ट हो जाए, वो क्लियर हो जाए, तो कोशिश करेंगे कि वो उनकी इंटरेक्शन ना हो बाहर के लोगों से कम हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा यासिर हुमायूं साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि अभी हमने ये नहीं समझना कि कोरोना चला गया है, हमारी जान छूट गई है या फिर ये वापस नहीं आएगा। सर, सर्दी के साथ कोई ताल्लुक हो सकता है क्या? आने वाले मौसम में इसको मजीद मौका मिल जाए, कोई अच्छा मौसम? हाँ, सर्दी से डायरेक्ट टेम्परेचर से ताल्लुक नहीं, लेकिन सर्दी के मौसम में लोगों की आदतें तब्दील हो जाती। अब आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर आपने एयर कंडीशनर भी चलाया तो खिड़कियां खोल दें ताकि वेंटिलेशन अच्छी रहे। आप कह रहे हैं कि 6-6 फुट के फासले पे लोगों को बिठाएं, आप बाहर बिठा लें। आप तो अब सर्दियों में ये सब कुछ मुमकिन नहीं होता। घरों के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, खिड़कियां भी बंद हो जाती हैं, और आम नज़ला ज़ुकाम खांसी बढ़ जाती है, लोग छींकते ज़्यादा हैं, लोग खांसते ज़्यादा हैं, और यही वो तमाम अवामिल हैं जो कोरोना को फैलाते हैं। तो वो जब बढ़ जाएंगे तो स्टेटिस्टिकली एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज होने का इम्कान है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम कोरोना वायरस को कम्युनिटी में इतना कम कर दें कि हमारे ये फैलने के इम्कानात कम हो जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही फैलाएंगे। तो ये एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है, क्योंकि तमाम वो चीज़ें बढ़ जाएंगी। उनकी कोरोना वायरस के लिए एक बंदे से दूसरे में मुंतकिल होना बहुत आसान होगा, तो जब आसान होगा तो फिर वो मुंतकिल होगा। ठीक, रान साहब, हमें सर ये बताइए कि जब बच्चे स्कूल 15 सितंबर से आने लगेंगे तो फिर हर रोज़ क्लासरूम को डिसइंफेक्ट किया जाएगा? जी, अब देखें, ये जो टीचर है और जो बच्चा है, दोनों को अपना लाइफ रिस्क पे भी है जी। टीचर भी सेंसिटिव है, वो अपने आप इसको सोच रहे हैं। पहली बात तो ये है कि बच्चे को और टीचर्स दोनों एक बात सोच रहे हैं। दूसरी बात ये है जो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये ज़ाहिर है कपड़े ज़्यादा पहनेंगे, वो कितनी देर तक लोहे पे सर्वाइव करता है, कितनी देर पर कपड़े पे सर्वाइव करता है, कितनी देर हाथ में रहता है, और कितनी देर में हर उसकी अपना एक टेन्योर है कोरोना उस अब ये कब जब कपड़े बढ़ जाएंगे, जब जो उनके कस्ट्यूम्स बढ़ जाएंगे तो रिस्क तो ज़्यादा होगा। अब वो भी है कि सर्दी में बच्चे जो हैं वो उतना जो डिस्टेंसिंग है वो पूरी नहीं करेंगे, इसमें रिस्क है। अब जब हम एक टीचर पढ़ा रहा है, क्लास ले रहा है, उस वक्त अब तमाम SOPs पूरे हैं। जो ही टीचर बाहर निकलता है और दूसरा टीचर इन होता है, इसमें कुछ टाइम लगता है, थोड़ा सा बेशक टाइम लगा ले, इतने में बच्चे बहुत शरारतें करते हैं, एक से मिक्सअप हो जाते हैं, वो एक दूसरे का मास्क छीनेंगे, इवन वो जाके दूसरे के मुंह के ऊपर ऐसे वो जो है छींकेंगे ताकि ना वो मजाक पैदा करें। उनको इसका अंदाजा नहीं होगा। कोरोना कोई ऐसी चीज नहीं है जो छोटे बच्चों को, अभी चले स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट बना रही, बहुत अच्छी बात है। राणा साहब, डिसइंफेक्ट क्लासरूम्स को हर रोज किया जाएगा इंशाल्लाह, वो हर रोज किया जाएगा। अच्छा सर, आपने मास्क की भी बात की है, हर रोज क्लासरूम्स को डिसइंफेक्ट भी किया जाएगा। बच्चों के हैंड सैनिटाइज कराने हैं या फिर बच्चों के हाथ धुलाने हैं तो आपको हैंड वॉश या साबुन भी बड़ी मिकदार में चाहिए होगा। तो सर, इतना बजट है हमारे गवर्नमेंट के? ये बात आपको हुमायूं यासिर से करनी चाहिए थी कि आपने बजट दिया एक्स्ट्रा। वो अथॉरिटी है लाहौर के अंदर, 18 जिले हैं लाहौर के अंदर जिनमें NSB नहीं आई। वो तो कह चुके कि नॉन सैलरी बजट इस्तेमाल होगा। नहीं आई 9 माह से। अगर 1200 तादाद एक अदारे की, यहाँ 4-4, 5-5 हजार तादाद वाले भी। बहुत शुक्रिया राना ताज़ा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर जितनी बार भी गवर्नमेंट स्कूल से बात होती है तो बात मामला बजट पे आकर रुक जाता है कि बजट नहीं होगा तो फिर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगी इन तमाम SOPs की। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के हवाले से, जहां पर मुसलमान तो बसते हैं लेकिन उसके साथ साथ प्यारा वतन बेहतरीन रिहाइश का है माइनॉरिटीज़ के हवाले से भी। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भी मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में सिख कम्युनिटी भी मौजूद है, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में क्रिश्चियंस भी मौजूद हैं
और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी भी ऐसा कोई वाकया सुना हो या फिर देखा हो कि माइनॉरिटीज़ के आपस में या फिर मुसलमानों के दरमियान कोई ऐसे तजादात हों या फिर कोई ऐसे फसादात हों। यानी ये एक पुरअमन मुआशरा है और बड़े अच्छे तरीके से इंसानियत के नाते सब लोग एक दूसरे को वार्मली वेलकम भी करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसका जीता जागता सबूत आज हम जागो लाहौर में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं और मुलाकात करवाएंगे आपकी एक ऐसी खातून से जिनका ताल्लुक सिख कम्युनिटी से है और वो पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने एमफिल किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जी सतवंत कौर साहिबा हैं, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैंने आपका नाम ठीक लिया है जी? अच्छा, चलिए। और इनके साथ साथ इनके भाई मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के तालीमी इदारे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तालीम के शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं और पहले प्रोफेसर हैं ये भी। आपको सर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कल्याण सिंह साहब आप हैं। आपसे सतवंत में आगाज़ करना चाहूँगी कि आप पहली फीमेल हैं, तो ये तो बहुत प्राउड की बात है। सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये बहुत मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैं पहली सिख कुड़ी हैं जिहड़ी कि यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंची हैं, क्योंकि मैं 10वीं ननकाना साहिब तो कीती है, उस तो बाद मैं प्राइवेट ही पढ़िया वा कल्याण सिंह दी निगरानी दे विच। यही मेरे पहले टीचर ने समझदा ते इन्हां दी निगरानी दे विच मैं पढ़िया ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਆ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਭੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਜਿਗੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ सिख कम्युनिटी दी और ख़ास तौर पे अक़लियतां दी तरक्की हुई। अच्छा सतवंत, हमें ये बताइए कि आपने कौन से सब्जेक्ट में किया है अपना एमफिल और आगे अब प्लान क्या है? मैं पंजाबी दे विच कीता एमफिल, क्योंकि मेरी साडी गुरमुखी जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब है वो भी पंजाबी दे विच ही आ, लेकिन इत्थे शाहमुखी है, वो गुरमुखी दे विच है, लेकिन इत्थे शाहमुखी है। ते मेरे जिहड़ा सिरनामा है वो गुरु नानक बाणी दे विच समकाली समाज दा चित्र है। ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਉਹ बुराइयां के खिलाफ वो लड़े, उस बाणी दे विच मैं उस समय दा समाज दा चित्र बयान किया। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके जितने भी दोस्तें हैं या फिर जितने भी लोग आपसे मिलते हैं तो फिर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव रहता है या फिर कोई मुश्किल भी होती है? नहीं, मेरे साथ उनका बिल्कुल अच्छा बिहेव रहता है, मुझसे ज़्यादा अच्छा उनका रहता है। खासकर जिहड़ियां साड़ियां टीचरां वा ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਾਕਈ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ मैं आगे PhD भी लाहौर कॉलेज तो ही। ठीक है, हमें ये बताइए आप कब से पढ़ा रहे हैं और इस शोबे से मुंसलिक है? जी मैं 2012 से मैं पंजाब पब्लिक सर्विस में मैंने टॉप किया, उसके बाद इंटरव्यू में भी टॉप किया था। तो उसके बाद मेरी जॉब जो हुई थी वो पहली जॉब जो मैं वो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज गुजरावाले में हुई। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग आया। इसके बाद मुझे मौका मिला यूनिवर्सिटी सेक्टर में पढ़ाने का 2017 में। तो मैं वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज, ग्रेट गवर्नमेंट कॉलेज था, मेरी ख्वाहिश भी थी वहाँ पर पढ़ने की भी ख्वाहिश थी और पढ़ाने की भी ख्वाहिश थी। तो ये मौका हमें ये बताइए कि अब आपको देखने के बाद आपकी अगर कोई छोटी बहन है या फिर आपकी कजन्स वगैरह हैं, फैमिली में, मोहल्ले में लोग ऐसे हैं जो अब अपनी बेटियों को आगे ला रहे हैं कि ये भी पढ़ें और आगे बढ़ें?
हाँ जी, अभी 2-4 लड़कियों ने मुझे कहा है कि आपने इतना आगे पढ़ा है तो हम भी चाहते हैं आप हमारे घर में बात करें, तो हम आगे आना चाहती हैं। और चूंकि ननकाना साहब में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है तो उनको मुझे लाहौर लाने के लिए मैंने उनको कहा है कि मैं किसी तरह का भी आपसे करूँगी, जो भी मुझसे हो सकेगा मैं आपको लाने के लिए। तो उन्होंने कहा है और मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगी, क्योंकि हमारे माशरे में औरतों के जो पढ़ाई है वो बहुत कम है। वो तो हमारा पूरा एक माशरती मसला है, लेकिन हमें बहुत, मैं एक ही लड़की हूँ जो MPhil किया हुआ है, इस लिहाज से हमारे में बहुत ज़्यादा ही कम है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं और ज्यादा। अच्छा, PhD करने से पहले कोई जॉब के लिए अप्लाई करेंगी, जॉब करना हाँ चाहेंगी? जी, जरूर करूंगी जॉब तो, क्योंकि फिर आने वाली कुड़ियां भी मैनू वेख के ही करेंगी। हाँ, क्या बात है। हमें ये बताइए कि अब आप भी पढ़ा रहे हैं, आपका देखे देखी कुछ और लोग भी आ रहे हैं इस फील्ड से, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोटा भी 2% कर दिया, ओपन मेरिट पे भी एडमिशंस मिलेंगे और स्पेशल कोटा भी 2% कर दिया माइनॉरिटीज का। जी बिल्कुल, इस तरह ये देखिए कि हमारी बहुत ख्वाहिश थी एक अरसे से कि 5% कोटा जो था वो जॉब कोटा था, उसमें फिल नहीं हो रही थी। 90% सीट्स जो थी वो मिनॉरिटीज़ की खाली जा रही थी। तो हमने इस बारे में जो हमारे बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं एजाज आलम अगस्टन साहब, उनसे बात की कि ये इतना परसेंटेज, बहुत बड़ा परसेंटेज है जो मिनॉरिटीज़ का खाली जा रहा है, तो इसके लिए हमें जो है एडमिशन कोटा चाहिए। तो इस पे बात चली और मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमारी आज की गवर्नमेंट है उसका शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे हमारे मिनॉरिटी मिनिस्टर एजाज आलम अगस्टन साहब का कि जिन्होंने हमें 2% कोटा जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दिया। अच्छा, हमें ये बताइए कि अब आप तो रोल मॉडल बन चुके हैं, आप वाहिद प्रोफेसर हैं पूरे पाकिस्तान में जिनका सिख कम्युनिटी से ताल्लुक है। अब आप ये चीज़ आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को कॉल कर रहे हैं कि आप लोग भी आओ, बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको भी मिल सकती हैं। जी बिल्कुल, मेरी कोशिश ये है कि अब 2% कोटे के ऊपर एडमिशन में बच्चों को मेरी चाहत ये है कि तमाम मिनॉरिटी के बच्चे, अगर ये आवाज़ मेरी आपके प्रोग्राम के तवसत से, जागो पाकिस्तान के तवसत से सुन रहे हैं, तो मैं इन्हें अपील करूंगा कि लाजमी 2% कोटे खाली नहीं जाना चाहिए। जैसे हमारा 5% जॉब कोटा खाली जा रहा है, इस तरह हमारे 2% कोटा जो खाली नहीं जाना चाहिए। हम जिस यूनिवर्सिटी में भी गए हैं, जहाँ पर भी गए हैं, उन्होंने हमें वार्मली वेलकम कहा। उन्होंने कहा कि इससे आगे सोचेंगे, 2% तो कोटा आपका बन गया है, हम इससे आगे भी सोचेंगे। आप अपने बच्चों को कायल करें कि यूनिवर्सिटी तक आना शुरू करें। सतवंत, हमें ये बताइए कि क्यों नहीं पढ़ते लोग सिख कम्युनिटी के या फिर हमारी जो माइनॉरिटीज की, कि कोटा ही खाली रह जाता है जॉब का भी और ये इस वजह से कि एक तो थोड़ा सा फोर्स कन्वर्जन का मसला है यहाँ पे, और दूसरी बस वालिदैन इसी वजह से डर जाते हैं और लड़कियां खुद भी कई दफा कुछ गलतियां कर जाती हैं, तो ये इसी वजह से फिर वालिदैन डर जाते हैं और फिर जल्दी शादी कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर बच्चियों को आगे पढ़ने का कोई मौका ही नहीं। ये तो हमारा एक माशरती मसला है ना, पूरे पाकिस्तान का ये तो प्रॉब्लम। बस हमारे लोग ज्यादा डर जाते हैं ये समझ लें तो, लेकिन है ये चीज, ये कल्याण सिंह आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे, तो ये चीज ज्यादा है। अच्छा, अब पाकिस्तान को माइनॉरिटीज के हवाले से कैसा पाते हैं? पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, ये तो हमारे आप भी नेशनल है ना, आपका भी पाकिस्तान आपका भी है, बिल्कुल हमारा। हम इस बात पे फख्र करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। और मैं ये इस बारे में थोड़ा सा ये है कि पाकिस्तान अगर दुनिया की निस्बत देखें कि अब जो हमारे हवाले से पूरी दुनिया की रिपोर्ट है वो बेहतर हुई करतारपुर कॉरिडोर की वजह से, और शिवाला मंदिर जो है वो सियालकोट की वजह से बहुत बेहतर हुई कि वो हिंदुओं के लिए मंदिर को, आने वाले दौर में जो है वो बुद्धिस्ट लोगों के लिए उनकी इबादत गाहें जो हैं वो खुल रही हैं। तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामजन है और हम भी चाहते हैं कि इस तरक्की में अपना रोल प्ले करें। अच्छा कल्याण साहब, हमें ये बताइए कि ये जो मैं सतवंत से पूछ रही थी कि क्यों नहीं लोग आ रहे फील्ड में, स्टडी क्यों नहीं कर रहे या फिर आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते? आप तो रोल मॉडल्स बन चुके हैं। जो उसकी बहुत सारी वजूहात है। जैसे हमारे समाज में जो मैं अब भी कह रहा हूँ कि समाज में वो मौका नहीं मिल रहा फीमेल्स के लिए जो मिलना चाहिए था। बहुत कम मौका मिल रहा है। अब पिछले अगर आप 20 सालों से देखें तो अब मौका मिलना शुरू हुआ है। और देखें कि पंजाब यूनिवर्सिटी की 70% सीट्स जो हैं वो फीमेल ले जाना शुरू किया। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो मिसाल बनती जा रही हैं जहाँ पे 80% फीमेल एजुकेशन है। मैं जहाँ पे गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज गुजरावाला में पढ़ाता था
तो मैं उसकी एक मिसाल दूंगा कि वो लोग इस्लामियात डिपार्टमेंट में भी तरस गए थे कि कोई मेल आए, वहां पे तमाम की तमाम फीमेल आनी शुरू हो गई है। तो अब पिछले 10 से 20 सालों में हमारी फीमेल की जो एजुकेशन है वो बेहतर हुई। और ये मैं आपको बताता चलूं कि जब फीमेल की एजुकेशन बेहतर होगी समाज में, तो उससे आगे 20 साल जो है वो फिर मिनॉरिटी जो 20 साल 30 साल पीछे है, उससे आगे जो है वो मिनॉरिटी की हालत चेंज बिल्कुल सतवंत, आप खुद देख रही होंगी कि अब हर फील्ड में खवातीन मौजूद हैं, हर फील्ड में। और खवातीन की पाकिस्तान की अगर तादाद देखें तो 52% हो चुकी है, यानी मर्दों से ज्यादा शराय आबादी की। हाँ जी, और अभी अगर मैं आई हूँ तो है कि और भी लड़कियाँ आएंगी। हाँ जी, और वो ज़्यादा पढ़ेंगी। अभी तक तो उनको इतना मौका नहीं मिल रहा था कि कोई था नहीं आगे के लिए। अब मैं आ गई हूँ, अब मेरी भतीजियाँ आ रही हैं, साथ में और लड़कियाँ भी आ रही हैं, तो हमारी है कि हम बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे। अच्छा, आप आगे अब टीचिंग के शोबे के साथ मुंसलिक होना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? नहीं, मैं टीचर ही बनूंगी ताकि मैं दूसरों को आगे लेके आ सकूँ। अच्छा, तो अभी आपने PhD करनी है, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या होगी? उसके लिए मैंने गुरु नानक बाणी ही मैं लूँगी, तो उसमें वहदानियत का मेरा है कि उसमें मैं PhD करूँ। गुरु नानक देव जी के, हाँ जी, कि रब एक है और इसी पे वो सच्चा है, इसी पे मेरा PhD का थीसिस आगे। अच्छा, ठीक है। तो हमें ये बताइए कि जब आप इतना स्टडी के साथ मुंसलिक रहती हैं या फिर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाती हैं, लोगों को पता चलता है जी आपका ताल्लुक सिख कम्युनिटी से है, तो फिर कितना प्यार मिलता है लोगों को? बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिलता है, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। और वो मतलब मुझे ऐसा देखने को लाहौर में तो खासकर मुझे ऐसा कोई देखने को नहीं मिला कि किसी ने मुझे कुछ कहा हो, या खासकर यूनिवर्सिटी में भी, तो वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मुझे बहन, हमेशा उन्होंने बहन कह के आवाज़ लगाई है, तो ये चीज़ है कि कल्याण साहब, पंजाबी तो सिख कम्युनिटी बोलती है, लेकिन आप कोई और लैंग्वेज में भी, अभी जब ब्रेक पे थे तो आप बहन भाई बातें कर रहे थे। जी बिल्कुल, हमारी बेसिकली हमारी जो लैंग्वेज है वो पश्तो है। पीछे से हमारी वालदा जो है वो पश्तो स्पीकिंग है, तो इस वजह से हम आपस में जब भी बात करते हैं तो वो पश्तो और पंजाबी मिक्स करके बात करते हैं। हमारी वैसे पश्तो भी वैसे नहीं रही है जैसे एक पश्तून की होनी चाहिए, हम उसमें बहुत सारे अल्फाज जो है वो मिक्स एंड मैच कर लेते हैं, लेकिन बोल लेते हैं। देखने वालों को, लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं आगे आई हूँ, मुझे कोई मसला नहीं बना, तो हमारी आने वाली जो हमारी नस्ल है उनको भी चाहिए कि मुझे देख के, और मैं उनका साथ दूंगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि इल्म से ही हमें सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सतवंत कौर, बहुत शुक्रिया कल्याण साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।